नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोहन भागवत और बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल के ऊपर आगे आते हैं। उससे पहले मोहन भागवत लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में रहे क्यों ना, काम ही ऐसा कर रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। इस बार जो उन्होंने बयान दिया है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी को असहज कर दे, लेकिन ये असहज नहीं होते क्योंकि इनका एक अपना ही राग है। उस राग को आलाप रहे होते हैं। तो इस बार मोहन भागवत ने हाल में जो बयान दिया, जो कि बिहार के छपरा जिले के दिगवारा स्थित मलखाचक गांव में थे, जो शहीदों का गांव कहा जाता है, वहां नारायण सिंह की मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा बिखरी कड़िया, जो कि एक किताब है जिसके लेखक हैं रविंद्र कुमार, उसका इन्होंने विमोचन किया। साथ ही शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया। वहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता और इसे बनना भी नहीं है। वैश्विक शक्ति बनने के चक्कर में रशिया और यूक्रेन का क्या स्थिति हुआ है, वो आप सब देख रहे हैं। भारत विश्व कल्याण के लिए, तो वैश्विक शक्ति भारत नहीं बनेगा, मतलब ये क्या सुन रहे हैं और क्या सुन रहा हूं मैं। सुबह से शाम तक आईटी सेल वाले वैश्विक नेता की बात कर रहे होते हैं, विश्व शक्ति की बात कर रहे होते हैं। अब महंगाई की बात करेंगे तो बोलेंगे कि क्या आप इतना नहीं झेल सकते, क्या आपको वैश्विक शक्ति नहीं बनना है। रोज ये भी बताते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बन रहा है, लेकिन यहां तो भागवत जी बोल रहे हैं कि नहीं, बनने की कोई जरूरत ही नहीं। उन्हीं का स्टेटमेंट है, जो कि बाकायदे छपा हुआ भी है। तो आखिर मोहन भागवत अलग स्टैंड क्यों ले रहे हैं। अब वैश्विक शक्ति नहीं बनेगा अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे कि उसका दाम बढ़ा हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों का दाम कम हुआ है, वहां भी वैश्विक शक्ति। टोल की बात करेंगे, वहां भी वैश्विक शक्ति। महंगाई की बात करेंगे, वहां भी वैश्विक शक्ति। रोजगार की बात करेंगे, वहां भी वैश्विक शक्ति। तो हर जगह वैश्विक शक्ति का हवाला दे लोगों को चुप कराया जाता है। और मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बन सकता। खास बात यह रही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वहां मौजूद थे। उनके सामने इन्होंने ये बात कही। अब तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए और बताना भी चाहिए कि आखिर ये ऐसा स्टैंड क्यों ले रहा है। अगर वो सही है, जो कि सही होगा कि क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है, उसका असली जड़ तो आरएसएस है। आज बेशक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लेकिन वो मोहन भागवत के शिविर में जाएंगे तो उनको नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बताते हैं कि ये संघ का संस्कार है, तो उनको संघ के संस्कार को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मोहन भागवत ये चीज मानते हैं तो इन लोगों को ऐसी चीजों के ऊपर विराम लगाना चाहिए। वैसे भी वैश्विक शक्ति कैसे बन रहा है। 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत थी 62 रुपए, आज 2022 में 81 रुपए हो गए। उस समय भारतवर्ष के ऊपर कर्ज 56 लाख करोड़ था, आज 1,56,000 लाख करोड़ हो गए। उस समय स्विस बैंक में 7,000 करोड़ रुपए जमा थे, आज 30,000 करोड़ हो गए। तब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 55 था, आज 107 हो गया। तो क्या ये वैश्विक शक्ति बनने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर तो जो मोहन भागवत का स्टैंड रहा, फिर जो सरकार का भी स्टैंड हो, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। इसकी बात होते के साथ ही लोगों के अंदर एक खलबली सी मच जाती है कि देखो ये देश विरोधी बात है। मतलब महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, काले धन की बात की 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा रहा रामदेव बाबा का मामला। आपको याद होगा जब उनको साड़ी पहनकर भागना पड़ा था, ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। वो रामदेव बाबा भी अब काला धन के ऊपर कुछ नहीं बोलते। वो मोदी जी का स्टेटमेंट भी याद होगा, बस एक बार सत्ता में आ गए ना तो विदेश में जो काले धन जमा कर रखे हैं, उन भ्रष्टाचारियों के पैसे ले आए ना, तो मुफ्त में हर किसी के अकाउंट में 15-20 लाख रुपए यूं ही चला जाए।
वो अलग बात है कि बाद में अमित शाह ने बोल दिया कि वो एक भाषण देने का तरीका था। आप भी जानते हैं कि यह संभव नहीं था, वो एक जुमला था। तो बेशक बाद में उन्होंने जुमला करार दिया हो, लेकिन उस समय इन लोगों ने काले धन का मुद्दा बनाया। तो दूसरा मामला है बदरुद्दीन अजमल का। पहले खुद ही सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। 22 साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। अब महिलाओं को खेती से तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू जबरदस्ती शादी करता है, वो भी फंस जाता है। तो वैसे ये 40 साल तक अवैध संबंध रखता है और उपजाऊ जमीन में खेती करोगे तो पैदावार अच्छा होगा। तो ये हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि जैसा 20-22 साल में वो शादी कर देते हैं अपनी लड़कियों का, तो ये हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि 20-22 साल में शादी कर देना चाहिए, फिर उनके भी बच्चा पैदा होने लगेंगे। 40 साल में लोग बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं होते। तो इन्होंने तो खैर ये बयान दे दिया। अब काउंटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करेगी? एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की विधायक है डी कलिता। उन्होंने इनको चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों से सीखने की जरूरत नहीं है, ये भगवान राम और सीता की देश है। अब इन्होंने प्रतिक्रिया दे दी, लोगों के बीच भी मैसेज चला गया कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ही तो है जो हिंदुओं के मुद्दे पर मुखर होती है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जिनका विरोध करती है, उन्हीं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी कर रही होती है। कई मामले हैं जो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, तो ऐसा ना समझे कि वो बीजेपी के दुश्मन है। कई ऐसे होते हैं, कई क्या ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कि अंदर खाने में इनसे मदद ले रहे होते हैं। जैसे कि आपने एनईटी का रिजल्ट देखा होगा, 1200 दिनी लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें 500 सिलेक्शन हुए अल अमीन मिशन, जो कि कोलकाता का संस्थान है, जिसको केंद्र सरकार पैसा देती है। इसके अलावा साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसके 450 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो कि सारे दीनी थे, उसको भी केंद्र सरकार पैसा देती है। और बदरुद्दीन अजमल का अजमल फाउंडेशन, इसके 250 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इसको भी केंद्र सरकार पैसा देती है। तो टोटल 1200 दीनी लोगों का जो सिलेक्शन हुआ, इन 3 बड़े संस्थानों से हुआ। ये रहा आपके सामने रिपोर्ट, आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार एक तरफ इनको मदद करती है और इनके नेता विरोध कर यहां के बहुसंख्यक समाज को बरगलाते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। तो बदरुद्दीन अजमल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, जो लोग बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो आप ये ना समझ लें कि बीजेपी उनको दुश्मन मानती है। बीजेपी कम से कम उनको अपना मानती है और समय समय पर मदद करती भी रही है और उनको संस्थागत रूप से भी मजबूत कर रही है। जो कि 1200 सिलेक्शन हुए तो वो दिन ही लोगों के हुए, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होने लगा। तो ये केंद्र सरकार ही तो करा रही है, लेकिन इसके लोग विरोध करेंगे और विरोध के नाम पर लोगों को बरगलाएंगे। और अल्टीमेटली देखिए तो ये सारा कुछ वोट का सवाल है। तो समस्या ये है कि बयानों के ऊपर चर्चा हो रही है, इनके कारनामों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, जो कि लोगों को इनके कारनामों के बारे में जानना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो इस तरह काम नहीं कर रहा होगा। तो आर्थिक रूप से मजबूत केंद्र सरकार बना रही है और इन्हीं के नेता विरोध करके माहौल भी बना रहा है, जो कि बहुत ही घातक है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।